नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। कल जब से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट को चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और हजरतगंज कोतवाली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से बीजेपी में युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई है, तब से सवाल उठने लगे हैं ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी कब। तो हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर ऋचा राजपूत पर गिरफ्तारी होगी या नहीं, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी। नमस्कार, अब हम बात तफसील से करेंगे उस मुकदमे की जो डॉक्टर ऋचा राजपूत पर दर्ज हुआ। कल जब मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंच गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां पर तापमान ने लोगों में ठंड से ठिठुरने को मजबूर कर दिया था, लेकिन राजनीतिक पारा अचानक से उबाल मारने लगा। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के गेट पर बैठ गए। स्वयं प्रसाद मौर्य समेत तमाम विधायक वहां पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। उसके कुछ ही घंटे बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई क्राइम नंबर 12/24 आईपीसी के सेक्शन 294, 504, 67 और 68 आईपीसी आईटी एक्ट में। जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ऋचा राजपूत ने कन्नौज से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं ट्विटर अकाउंट पर। मनीष जगन अग्रवाल को इसी अभद्र टिप्पणी के चलते गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हमको समझना होगा कि मनीष जगन अग्रवाल के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई और जो डॉक्टर ऋचा राजपूत के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसमें अंतर क्या है। डॉक्टर ऋचा राजपूत के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई वो आईपीसी की धारा 294, 509, 67, 67A आईटी एक्ट में हुई। साधारण भाषा में कहें तो 294, 509 यानी कि किसी भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करना, सार्वजनिक जगह पर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पर अभद्र टिप्पणी करना। इन दोनों ही धाराओं में जो सजा है वो एक जो 294 है उसमें 3 महीने की सजा है, और जो 509 है उसमें 3 साल की सजा और जुर्माना है। यानी 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं में डॉक्टर ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नहीं होगी, तो जब 7 साल से कम अपराधों में जहां पे सजा है वहां पर गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ऐसे में जाहिर है कि डॉक्टर ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी पर संशय है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल चाहे जितना तूफान मचाएं, लेकिन पुलिस कानूनी तौर पर अगर एफआईआर दर्ज जो हुई है उसमें धाराओं की बात करेंगे तो ऋचा राजपूत के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इन धाराओं में नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि जो पुलिस का जांच अधिकारी होता है उसके पास इतनी ताकत होती है, उसकी कलम की ताकत होती है कि वो अगर अपने कोर्ट में जो अपनी जांच के दौरान अगर वो ये कहता है कि नहीं इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, समाज में शांति भंग हो रही है, ये बार बार इस तरीके की घटना कर रही है जिससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, शांति भंग हो रहा है, तब ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, और अगर हम देखें तो 80% मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है। 20% मामले ही ऐसे होते हैं जिसमें गिरफ्तारी की जाती है। तो ऋचा राजपूत की अगर जो एफआईआर दर्ज की धाराओं में गिरफ्तारी नहीं बनती है, लेकिन अगर आईओ को लगता है कि नहीं उनकी गिरफ्तारी करना जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए, तो उसके बाद वो कोर्ट में जो पर्चा दाखिल होता है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके आधार पर वो गिरफ्तार कर सकता है शांति भंग की आशंका में, जो धारा 151 में भी की जा सकती है, जो मनीष जगन अग्रवाल को भी गिरफ्तारी करते वक्त पुलिस ने दिखाया। तो
अब ये साफ हो गया है कि अगर लखनऊ पुलिस ऋचा राजपूत को गिरफ्तार करती है तो उसको शांति भंग की आशंका जरूर कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। नमस्कार।